powered by ITIL. वो एक छुट्टी का दिन था। एक मुल्क के राष्ट्रपति के घर संगीत की स्वर लहरियां उठ रही थीं और मेहमान धुन पर थिरक रहे थे। महफिल के केंद्र में आर्केडियन बजाता 6 फुट 4 इंच का एक शख्स था। इतना गठीला शरीर उसका कि 5-10 से अकेले भिड़ लेता। आंखें ऐसी कि उनमें झांकते ही खौफ भर जाता लोगों को, और इसीलिए लोग उसे बिग डैडी के नाम से भी बुलाते। ये किस्सा एक ऐसे शख्स का है जिसकी वजह से लोगों ने नदी में नहाना छोड़ दिया, जिसे एक रात सपना आया और उसने 90,000 लोगों को 90 दिनों के भीतर मुल्क छोड़ने का फरमान सुना दिया। जो अपने साइज के जूते खरीदने के लिए अचानक ब्रिटेन पहुंच गया और अपने फ्रिज में दुश्मनों के कटे हुए सिर रखा करता था, जिसने यूनाइटेड नेशंस को चिट्ठी लिखकर कहा था कि हिटलर ने यहूदियों के साथ ठीक किया। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। युगांडा अफ्रीका के मध्य पूर्व में बसा हुआ है। अफ्रीकी महाद्वीप के गले का हार इसे कहा जाता है। चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है। लगभग 2000 बरस पहले आबादी शिकार पर इसकी निर्भर रही। 14वीं शताब्दी में एक साम्राज्य बना, बुगांडा किंगडम। बुगांडा को मानने वाले लोगों की संख्या तकरीबन 60 लाख है। युगांडा का नाम इसी बुगांडा वंश के नाम पर रखा गया। इसी युगांडा के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने लिखा कि युगांडा परियों की कहानियों वाला देश है। आप ट्रेन में बैठिए और एक खूबसूरत दुनिया का दरवाजा खुल जाएगा। युगांडा में अंग्रेज 1860 के दशक में जाकर पहुंचे, यानी अरब व्यापारियों के आने के सालों साल बाद। इससे पहले अंग्रेज समंदर के किनारे वाले इलाकों में ही रहते थे। उनकी डील स्थानीय व्यापारियों से होती, जो अंदर के इलाकों से गुलामों और अन्य कीमती संसाधनों को लेकर अंग्रेजों तक पहुंचाते थे। ऑब्वियसली क्योंकि ब्रिटेन एक नेवल पावर था, पहले कोस्ट पर आया। किनारे पर विदेशी व्यापारियों के जहाज लगते, यहां से माल यूरोप और अमेरिका के देशों में बेचा जाता। एक अनुमान के मुताबिक 1502 से 1807 के बीच अफ्रीका से तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख गुलामों की तस्करी हुई। 1894 में युगांडा पर ब्रिटेन का कब्जा हुआ। अंग्रेजों ने अफ्रीका के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक रेलवे लाइन बिछाने का प्लान बनाया। इसके लिए वो हिंदुस्तान से 34,000 मजदूरों को लेकर गए और इनमें से अधिकतर रेलवे लाइन बनाने के दौरान मारे गए। जो जिंदा रहे वो युगांडा के रहन सहन में रम गए। ब्रिटिशर्स नील नदी का सोर्स खोजते खोजते युगांडा तक पहुंचे थे, और ये नदी तांजानिया से शुरू होकर सूडान तक जाती है और फिर भूमध्य सागर में मिल जाती है। इसी नदी के पश्चिमी तट पर बसा एक शहर है काबोको। 1920 के दशक में यहाँ एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम अमीन डाडा रखा गया। छोटी सी उम्र में पिता ने घर छोड़ दिया। अमीन को उसकी माँ ने पाला। अमीन की कदकाठी बाकियों से बड़ी अलग थी और उसे लोगों को अपनी बात में फंसाने का हुनर भी आता था। पढ़ाई में मन उसका लगा नहीं और चौथी क्लास आते आते उसका मन उकता गया पढ़ाई से। 1946 के साल में अमीन अंग्रेजों की किंग अफ्रीकन राइफल्स की एक बटालियन में कुक हो गया। शरीर बेहद ताकतवर था। कई अंग्रेज सैनिकों को अकेले दम पर पटखनी भी दे देता था। बटालियन के मुख्य खुश हो गए उससे, जो सीओ थे। उन्होंने कुक अमीन को सैनिक अमीन बना दिया, हथियार दिए और लड़ाई में भेजा। अमीन डाडा 1951 से 1959 तक युगांडा का बॉक्सिंग चैंपियन भी रहा। उसका एक मुक्का गेम डिसाइड कर दिया करता था अपने दौर में। 1960 का दशक खत्म होते होते अमीन डाडा फौज में अफांदे के पद पर पहुंचा। ब्रिटिश युगांडा में कोई अश्वेत व्यक्ति इससे ऊंचे पद तक नहीं जा सकता था। ये वो दौर था जब अफ्रीका के देशों ने औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंकना शुरू किया था। ब्रिटेन ने खून खराबे से बचने के लिए अक्टूबर 1962 में युगांडा को आज़ाद कर दिया। वहां से रवाना हुए। आज़ादी के तुरंत बाद चुनाव हुए और चुनाव जीता एक गठबंधन ने, जिसमें 2 पार्टियां थीं, युगांडा पीपल्स कांग्रेस और कबाका येका। बुगांडा किंगडम के राजा एडवर्ड मुतीशा द्वितीय ने राष्ट्रपति का पद लिया और मिल्टन ओबोटे को अपना प्रधानमंत्री बनाया। आज़ादी के तुरंत बाद ईडी अमीन पर वॉर क्राइम का इल्ज़ाम लगा, लेकिन प्रधानमंत्री मिल्टन ओबोटे ने इल्ज़ाम हटाए। ईदी अमीन को आर्मी में कैप्टन बनाया गया और यहाँ से ओबोटे और अमीन की दोस्ती शुरू होती है फॉर्मली। 1965 आते आते ईदी अमीन आर्मी में कमांडर हो गए। 1966 में ओबोटे और अमीन पर स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगा। संसद में जांच की मांग उठी, लेकिन इससे पहले जांच होती या भेद खुलता, ओबोटे ने तख्ता पलट कर दिया।
ईदी अमीन सैनिकों की एक टुकड़ी लेकर राष्ट्रपति के पैलेस पर पहुंचा और मुतीशा को देश छोड़कर भागना पड़ा। मिल्टन ओबोटे ने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया। ओबोटे की तरक्की का मतलब ईदी अमीन की तरक्की, लेकिन 1970 में ये इक्वेशन गड़बड़ हो गई। ओबोटे और अमीन में अनबन हुई और ओबोटे ने अमीन का डिमोशन कर दिया। ओबोटे ने जब ईदी अमीन का डिमोशन किया तो उन्हें लगा कि इसके तो पर कतर दिए मैंने, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी। 1971 के जनवरी महीने में सिंगापुर में राष्ट्रमंडल देशों का सम्मेलन चल रहा था। युगांडा की तरफ से मिल्टन ओबोटे पहुंचे। इधर घर में एक सैनिक विद्रोह में ईदी अमीन ने ओबोटे को ही गद्दी से हटा दिया जब साहब बाहर थे। एंतेबे एयरपोर्ट को फौज ने अपने कब्जे में ले लिया और ओबोटे के पैलेस को घेर लिया गया। राजधानी कंपाला की सड़कों पर सेना के टैंक चौकड़े भरने लगे। विदेश यात्रा से लौट रहे मिल्टन ओबोटे का विमान जब युगांडा की सीमा में दाखिल हुआ कि उन्हें पता चला कि अब इस शहर में उनका कोई ठिकाना नहीं बचा। ओबोटे को पड़ोसी देश केनिया में उतरना पड़ा, अपने मुल्क में लैंड नहीं कर पाए और बाद में उन्होंने तंजानिया में जाकर शरण ली। ईदी अमीन ने सत्ता तो हासिल की, लेकिन उसे चलाने का इल्म नहीं था उसके पास। आर्मी में रहते हुए उसे जो चीज़ याद रह गई थी वो थी बदला। प्रेसिडेंट बनते ही उसने सबसे पहले अपने विरोधियों को मारना शुरू किया। जिससे भी विद्रोह का खतरा महसूस होता उसका पूरा का पूरा खानदान, यहाँ तक कि पूरा कबीला ही गायब कर दिया जाता, मार दिया जाता। फिर तारीख आई 7 अगस्त 1972। युगांडा के अखबारों में एक खबर छपी और रेडियो चैनलों पर लगातार ऐलान हुआ। ऐलान के केंद्र में एक सपना था, राष्ट्रपति का सपना। सपने में एक फरमान था कि युगांडा में रहने वाले एशियाई लोगों को 90 दिनों के भीतर युगांडा से निकलना है। लोगों को पहले तो मजाक लगा। ईदी अमीन अपने मजाकिया स्वभाव के लिए मशहूर भी था, लेकिन ये मजाक था नहीं। पिछली रात ही ईदी अमीन को एक सपना आया और उसने देखा कि चंद एशियाई लोग युगांडा के पूरे संसाधन को लूट रहे हैं। कम से कम उसने कहा तो ऐसा ही, और इन्हें बाहर निकाल दें तो देश की सारी समस्याएं चुटकियों में ख़त्म हो जाएंगी। ये भी सपने में नत्थी था। अपने एक भाषण में उसने फिर कहा, इन लोगों के लिए युगांडा एक गाय की तरह है जिसे दोहना तो उन्हें बखूबी आता है, लेकिन चारा खिलाने में उनके पसीने छूटते हैं। उस वक्त राजधानी कंपाला की अधिकतर दुकानें एशियाई लोगों की थी। ये उन्हीं लोगों के वंशज थे जिन्हें ब्रिटिशर्स रेलवे लाइन बिछाने के लिए हिंदुस्तान से लेकर के गए थे। कुछ बाकी देश के लोग भी थे, लेकिन प्राइमरीली ये इंडियंस थे। ब्रिटेन ने बड़ी मिन्नतें की ईदी अमीन से, क्योंकि वही लाए थे इन लोगों को, लेकिन ईदी अमीन ने तो राष्ट्रपति बनने के बाद से ही कान बंद कर लिए थे। युगांडा में एक मशहूर कहावत है कि जब आर्मी बोलती है जनता सुनती है, और जब आर्मी कुछ करती है तब खून की नदियाँ बहती है। ईदी अमीन का पूरा जीवन आर्मी में ही बीता था, जिसके बारे में ये बातें कही जाती थी। अगले ही दिन लोगों ने युगांडा छोड़ना शुरू कर दिया। अमीन का हुक्म था कि उतना ही सामान ले जाएं जितना हाथों में आ सकता है। एंतेबे एयरपोर्ट तक इन लोगों को लगभग 5 चेक पॉइंट से गुजरना होता था, और उन चेक पॉइंट पर खड़े सैनिकों का भी अपना हिस्सा होता था जो उन्हें देना पड़ता था, रंगदारी टैक्स। देखा जाए तो एशियाई लोग ठीक उसी तरह देश छोड़कर निकल रहे थे जैसे वो आए थे, यानी बिल्कुल खाली हाथ। ईदी अमीन की ज़िंदगी में एक अध्याय इजराइल का भी है, जिसका जिक्र के बिना ईदी की कहानी अधूरी रहती है। 27 जून 1976 को तेल अवीव एयरपोर्ट से एयर फ्रांस की एक फ़्लाइट टेक ऑफ करती है। इस सफ़र का एक स्टॉप ग्रीस के एथेंस में था। एथेंस में उस फ्लाइट में कुछ संदिग्ध लोग भी सवार हो गए, जिनमें से 2 पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन एक्सटर्नल ऑपरेशन यानी कि PFLP-EO के आतंकवादी थे। उनका साथ दे रहे थे 2 जर्मन आतंकवादी। जैसे ही विमान हवा में पहुंचा, उन्होंने फ्लाइट को कर लिया हाईजैक। पायलट को प्लेन बेंगाजी लेकर चलने के लिए कहा। बेंगाजी आपने सुना भी होगा, लीबिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। उस वक्त वहां मुअम्मर गद्दाफी का शासन हुआ करता था और वो फिलिस्तीनी गुटों को पैसा देने के लिए कुख्यात था। हैरानी तब हुई जब प्लेन बेंगाजी से युगांडा के एंतेबे एयरपोर्ट पर उतर गया, जबकि एक समय तक इजराइल और ईदी अमीन में गाढ़ी दोस्ती हुआ करती थी। इजराइल युगांडा की फ़ौज को ट्रेनिंग देता था। कई कंस्ट्रक्शन कंपनीज थी जो युगांडा में बड़ी इमारतों का निर्माण करती थी। प्रेसिडेंट बनते ही अमीन इजराइल के दौरे पर गया था और वहां उसकी मुलाकात रक्षा मंत्री मोशे डयान से भी हुई थी। ईदी अमीन ने इजराइल से फाइटर जेट्स मांगे ताकि तंजानिया पर हमला कर सके। मोशे डयान ने मना कर दिया और यहां से दोनों देशों में तल्खी हुई कि आपने जेट नहीं दिए। मार्च 1972 में उसकी मुलाकात गद्दाफी से हुई और उसके बाद पूरा गेम पलटा। सितंबर 1972 में म्यूनिक ओलंपिक्स के दौरान आतंकवादियों ने 11 इजरायली एथलीट्स को जान से मार दिया और पूरी दुनिया में हंगामा मचा। मगर ईदी अमीन बहुत खुश हुआ। उसने यूएन के सेक्रेटरी जनरल कर्ट वाल्डेम
पीएलओ के मुखिया यासिर अराफात और इजराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर को एक टेलीग्राम भेजा और लिखा कि म्यूनिख में जो हुआ वो सही था। जर्मनी इस घटना के लिए सबसे सटीक जगह थी क्योंकि यहीं पर हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। ये ईदी अमीन के शब्द, क्योंकि जर्मनी के लोगों को पता था कि यहूदियों में मानवता की कमी है। अब इस टेलीग्राम की भाषा से आप इजराइल के प्रति ईदी अमीन की नफरत को समझ लेंगे। खैर, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए इजराइल ने ऑपरेशन थंडरबोल्ट चलाया। इस ऑपरेशन में सारे हाईजैकर्स मारे गए। युगांडा के 45 सैनिकों की मौत हुई, 3 कमांडोज और 3 पैसेंजर्स भी मारे गए और इन कमांडोज में से एक इजराइल के मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई भी थे और उनका नाम था जोनाथन नेतन्याहू। उनकी याद में इस मिशन को ऑपरेशन जोनाथन भी कहा जाता है। ऑपरेशन जोनाथन के बारे में हम पहले भी विस्तार से बता चुके हैं, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एक और किस्से पर आते हैं। 1971 का बरस था। अमीन को राष्ट्रपति बने कुछ ही हफ्ते बीते थे और उस रोज ब्रिटेन का एयर ट्रैफिक कंट्रोल आम दिनों की तरह ही था, कोई बड़ी हलचल नहीं थी। तभी बिना शेड्यूल एक विमान ब्रिटिश एयर स्पेस में दाखिल हुआ। ट्रैफिक कंट्रोलर ने कहा कि आप गलत सीमा में घुस आए हैं, वापस जाइए। विमान से जवाब आया कि इस प्लेन में युगांडा के राष्ट्रपति बैठे हैं और उन्हें ब्रिटेन की महारानी से मिलना है। अब इस विजिट की कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन पहले से नहीं थी। आनन फानन में एंट्री दी गई क्योंकि प्रेसिडेंट थे। ईदी अमीन को मेहमान की तरह ठहराया गया। अगले दिन महारानी एलिजाबेथ और ईदी अमीन लंच पर एक दूसरे से मिले भी। महारानी ने पूछा कि आपकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन अचानक से ब्रिटेन आने का प्लान आपका कैसे बना? ये सवाल सुनकर ईदी अमीन जोर जोर से हंसा। फिर गंभीर चेहरा बनाकर उसने कहा कि मैं अपने साइज के जूते खरीदने आया हूं। युगांडा में 14 नंबर के भूरे रंग के जूते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। एक बार उसने तंजानिया के राष्ट्रपति की वर्दी पर मेडलों की भरमार देखी। सोचा कि महान बनने का एक तरीका यह भी है कि मेडल। उसने फिर अपनी वर्दी पर नकली मेडल्स लगाने शुरू किए और ईदी अमीन ने मन से कई पदवियां धारण कर ली। अमीन ने खुद को दुनिया भर के दानवों, मछलियों का राजा भी घोषित किया। साथ ही उसने खुद को स्कॉटलैंड का भी राजा घोषित किया। अब ईदी अमीन था तानाशाह और इन लोगों का सजा देने का तरीका बड़ा क्रूर होता है। जिससे दुश्मनी होती ईदी उसके पूरे कबीले को मरवा देता, जैसा हमने थोड़ी देर पहले बताया। कई बार उसने इसका टीवी पर लाइव प्रसारण भी करवाया। अमीन की कितनी पत्नियां और कितने बच्चे थे इसकी असल संख्या कभी पता चल नहीं पाई। उसने अपनी एक पत्नी को मरवाया भी, उसका सिर अपने घर के फ्रिज में भी रखवाया और ऐसे कई दुश्मनों के सिर उसके फ्रिज में रहते थे। फिर भी उसे घबराहट होती तो वो उन चेहरों को टटोल कर देखता और खुद को अमर मान लेता। ईदी अमीन हमेशा कहा करता कि मुझे अपने मरने का दिन मालूम है, उससे पहले मैं नहीं मरूंगा। राजधानी कंपाला में एक जेल थी, नाके सेरो जेल। इसी जेल की एक सुरंग ईदी अमीन के पैलेस से जुड़ी थी। वहाँ कैदियों को अजीबो गरीब तरीके से टॉर्चर करके मारा जाता था। ईदी अमीन के पैलेस की दीवारों पर इन टॉर्चर्स की तस्वीरें टंगी रहती थी और उसके 8 साल के शासन में कम से कम 3 लाख लोगों को बेमौत मारा गया। अपने किनारे कई सभ्यताएं बसाने वाली नील नदी ईदी अमीन के शासन में सूनी सूनी बही, क्योंकि लोगों ने नदी में तैरना बंद कर दिया, क्योंकि हर डुबकी पर गोलियों से छलनी लाशें मिला करती थीं। अब ईदी अमीन जो था वो मिल्टन ओबोटे को कभी दिमाग से नहीं निकाल पाया। ओबोटे उसके पड़ोस में थे और वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। 1978 में उसके सब्र का बांध टूटा और उसने तंजानिया पर हमला किया। तंजानिया ने अमीन की सेना को बुरी तरह पीटा और हारने के बाद अमीन ने कहा कि हम ये लड़ाई बंद कर रहे हैं, शांति से रहना चाहते हैं। मगर तंजानिया माना नहीं। उसने युगांडा पर अटैक किया। अमीन की सेना कमज़ोर साबित हुई और आखिरकार अप्रैल 1979 में उसको परिवार सहित देश छोड़कर भागना पड़ा। 1980 में एक बार फिर मिल्टन ओबोटे सत्ता में आए। 85 में एक बार फिर तख्ता पलट हुआ। मिल्टन ओबोटे ने पहले केन्या और फिर जाम्बिया में शरण ली और 2005 में दक्षिण अफ्रीका में उनकी मौत हो गई। ईदी अमीन युगांडा से भागने के बाद लीबिया गया। बाद में सऊदी अरब ने उसे अपने यहाँ पनाह दी और अंतिम समय में उसे जद्दा की सड़कों पर कार चलाते हुए देखा गया। जुलाई 2003 में किडनी फेल होने की वजह से वो कोमा में चला गया और ईदी अमीन के परिवार वालों ने युगांडा सरकार से दरख्वास्त की ताकि उसे युगांडा लौटने दिया जाए। युगांडा की सरकार ने कहा कि उसके खिलाफ मानवाधिकार कानून के हनन का मुकदमा चलेगा। 16 अगस्त 2003 को ईदी अमीन की मौत हो गई और उसे जद्दा की कब्रगाह में ही दफन कर दिया गया। आज का तारीख यहीं पर समाप्त होता है। इसे अभिषेक ने लिखा और हनी ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।